आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपका जो आरपीएफ एसआई एलडीसी अंदर 72 का एग्जाम आने वाले दिनों में होने वाला है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आशा करता हूं कि इस बार आप जरूर सब इंस्पेक्टर बन जाएंगे। बस थोड़े से धैर्य, मेहनत, लगन की जरूरत है और आप इसे आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो सेशन शुरू करने से पहले किसी भी चीज की प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए कि किसी भी एग्जाम में जो वैकेंसी होती है कम होती है और जो कैंडिडेट की संख्या होती है काफी ज्यादा होती है। तो इसीलिए किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपकी प्लानिंग कैसी है। तो आज का जो क्लास है वो इसी पे आधारित है कि जो आपके एग्जाम्स के सिलेबस क्या होंगे, जो आपकी तैयारी होगी उसकी रूपरेखा क्या होगी और आप कैसे इसे आसानी से क्रैक कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम आज की क्लास की ओर चलते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक यही है, आरपीएफ एसआई एलडीसी अंदर 72 एग्जाम 2023 परीक्षा की तैयारी कैसे करें। सिलेबस और रूपरेखा ये बहुत ही अहम है। सबसे पहले ये जान लें कि जो आपका एग्जाम्स है, जो एग्जाम का पैटर्न होगा आपका सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। जो सीबीटी, जैसे कि पहले भी आपने एएसआई का एग्जाम दिया होगा या जिन्होंने नहीं दिया है, तो पहले जो क्वेश्चन बनाने होते थे वो 100 क्वेश्चन रहता था, 100 में से 80 बनाने रहते थे। लेकिन सब इंस्पेक्टर में थोड़ा सा चेंज है। इसमें क्या है कि 80 क्वेश्चन ही रहेंगे और 80 सभी बनाने पड़ेंगे। 80 क्वेश्चन में 80 में 80 बनाने पड़ेंगे। ठीक है। दूसरा, इसमें माइनस मार्किंग भी है। तो किसी भी एग्जाम में यदि माइनस मार्किंग होता है तो वो थोड़ा बहुत ही संभल के बनाना पड़ता है, उसके पेपर हल करने पड़ते हैं, संभल के हल करने पड़ते हैं। इसलिए कि यदि आप एक भी क्वेश्चन गलत बना देते हैं तो आपकी निगेटिव मार्किंग हो जाएगी। तो इसमें जो क्वेश्चंस रहेंगे टोटल 80 रहेंगे, जिसमें से राजभाषा के उसमें 10 क्वेश्चन रहते थे। लेकिन ये जो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम होगा इसमें सिर्फ 8 क्वेश्चन होंगे राजभाषा के, सिर्फ 8 क्वेश्चन, 8। और जो जीएस और करंट अफेयर्स होगा, जीएस और करंट अफेयर्स का 10 क्वेश्चन होगा। ठीक है। जीएस मतलब जो जनरल होता है, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है ना, ये सबका। और करंट अफेयर मतलब जो डेली, डे बाय डे आपके लाइफ में आपके चारों ओर घटनाएं घट रही है। तो इसमें जो क्वेश्चंस रहेंगे वो रहेंगे 10 क्वेश्चन और 10 मार्क्स के भी रहेंगे। अगला जो है वो मैथ्स का होगा। जो मैथ्स है वो भी 10 मार्क्स का होगा, 10 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है। और रीजनिंग जो है, रीजनिंग भी 10 क्वेश्चन रहेंगे, 10 मार्क्स के रहेंगे। जो एएसआई का एग्जाम या जितने भी 70 अंडर रूल 70 के तहत होते हैं, सब में मैथ्स को नहीं पूछा जाता था। लेकिन सब इंस्पेक्टर में मैथ्स को डाला गया है 10 मार्क्स का। ठीक है। तो 10 मार्क्स का मैथ्स भी है, 10 नंबर का रीजनिंग भी है। जो जीएस और करंट अफेयर्स है वो भी 10 मार्क्स का है। तो यानी इस तरह से 30 मार्क्स के हो गए, 10 10 10 और 8 राजभाषा है, तो हो गए 38 मार्क्स के। और जो लॉ है और जो आपका प्रोफेशनल सब्जेक्ट है, ये दोनों मिला के 42 नंबर का है। तो यानी इस तरह से टोटल 80 मार्क्स के हो गए। अब ये देखिए कि इसमें जो इंपॉर्टेंट है, मतलब जैसे मान ले कि आपकी जोन में वैकेंसी है, मान ले कि 20 वैकेंसी है आपके जोन में। ठीक है।
20 वैकेंसी है आपकी जोन में, जहां से भी आप संबंधित हैं। और जो लड़के हैं, मान लीजिए जितने भी कैंडिडेट हैं, इसमें तो जो कांस्टेबल जिसका 12 साल हो गया वो ही बैठेगा, जो हेड कांस्टेबल जिसका 12 साल हो गया वो ही बैठेगा, जो एएसआई है, एएसआई बन चुके हैं, ठीक है, वो ही बैठेंगे एग्जाम में। तो मतलब कि कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और एएसआई तीनों ही इस एग्जाम में बैठेंगे जिसकी उम्र 45 साल के अंदर। तो यानी जो कैंडिडेट की संख्या है, मान ली 20 वैकेंसी है, तो 20 वैकेंसी के लिए हो सकता है हजारों लोग बैठे, 5000 भी लोग बैठे, ठीक है। तो सबसे इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आप इसको क्रैक कैसे करेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जनरली जो आपका विभागीय सब्जेक्ट है, जो प्रोफेशनल सब्जेक्ट है, जैसे चाहे वर्किंग ऑन रेलवे हो, चाहे क्राइम हो, साइकोलॉजी हो, है ना, या जितने भी अभी विभाग में ऑपरेशंस चल रहे हैं, डायरेक्टिव्स हो, या सिक्योरिटी सर्कुलर जारी होते हैं वो हो, है ना, या लॉ से रिलेटेड जितने भी आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, मेजर एक्ट, माइनर एक्ट, जितने भी। तो ये जो 42 नंबर का है, 42 नंबर में सबकी पकड़ रहेगी लगभग, इसलिए कि कोई पढ़ लेगा, याद कर लेगा, रट लेगा, है ना। तो इसमें पकड़ लोगों की रहेगी, आपके विभाग में सबकी पकड़ अक्सर रहेगी 42 नंबर में, कुछ ना कुछ उसमें करेंगे। हाँ, हो सकता है कि इसमें क्वेश्चन को घुमा सकता है, क्योंकि ये क्या है कि सब इंस्पेक्टर का है, इसमें सीटों की संख्या लिमिट है और कैंडिडेट बहुत सारे हैं। तो इसमें ये हो सकता है कि क्वेश्चन का पैटर्न जो है थोड़ा सा क्लिष्ट कर सकता है, कथन कारण वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, कथन कारण निष्कर्ष वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। इसमें जो करेंगे, क्वेश्चन का के पैटर्न को चेंज कर सकते हैं, मतलब एक ही क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन आपको पता चलेगा तभी बन सकते हैं। तो इसमें एक किया जा सकता है और करेंगे भी, ठीक है। जैसे कि पिछले बार कुछ एएसआई का एग्जाम हुआ, तो एएसआई के एग्जाम में इस तरह से किया गया था, मतलब कुछ क्वेश्चन के पैटर्न को हार्ड कर दिया गया था, ठीक है। तो ये 42 नंबर है। लेकिन जो ये 38 नंबर है, मतलब रीजनिंग 10 नंबर, 10 नंबर मैथ्स, 10 नंबर जीएस और 8 नंबर राजभाषा, ठीक है। राजभाषा का भी जो 8 प्रश्न है, जो 8 क्वेश्चन रहेंगे, वो भी सबके लिए इजी है, मतलब आपके विभाग के 8 जो है वो विभाग वाले वो आराम से बना सकते हैं, वो 8 तो बना ही देंगे, ठीक है। तो यानी कि जो आपका 30 नंबर है, यानी कि जीएस में 10, मैथ्स का 10 और रीजनिंग का 10, ये 30 नंबर आपके भाग्य का फैसला करेगा, कि मतलब जो आप हैं दूसरे से कितना अव्वल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि जो एग्जाम्स का रिजल्ट्स आते हैं, जैसे एएसआई 72 का ही हो, अभी तक सब इंस्पेक्टर का एग्जाम तो नहीं हुआ, तो उसमें आप देखेंगे कि जो अ, लोगों के मार्क्स रहते हैं बहुत ही कम मार्क्स, मतलब जैसे कि 0.5, 0.25, 0.35, है ना, इतने इतने मार्क्स से एक दूसरे से छटते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिसको 5 साल आउटस्टैंडिंग नहीं मिला होगा, ऐसे भी कैंडिडेट बहुत सारे होंगे जिसको 5 साल आउटस्टैंडिंग नहीं मिला होगा। आपने ये भी देखा होगा बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे कि जिसको मतलब आपने नंबर अधिक ले आया, लेकिन जिसको 5 साल आपके विभाग में आउटस्टैंडिंग मिला होगा, ठीक है, वो आप पास कर गया होगा, ठीक है। तो वो इसलिए कि जो 5 साल का आउटस्टैंडिंग मिला उसको सॉलिड नंबर मिला पूरा, ठीक है, मतलब वो आपसे 1 या 2 नंबर से आगे हो गया, वेरी गुड आपको मिला होगा या किसी को आउटस्टैंडिंग मिला, तो आप में और उसमें 1-2 नंबर का एक फर्क होगा, लेकिन उसका सिलेक्शन हो गया, आपका नहीं हुआ। तो कारण यही है कि एग्जाम में 1-2 नंबर बहुत मायने रखते हैं। तो इसलिए ये जरूरी है कि जो 10 नंबर का जीएस है, 10 नंबर का मैथ्स है, 10 नंबर का रीजनिंग है, ये आपके भाग का फैसला करने वाला है। तो इसलिए जो हम विभागीय सब्जेक्ट जैसे यहाँ पे पढ़ाई होगी, तो वो सब पढ़ाई होगी, आपको पढ़ाई तो कराई जाएगी, ठीक है। लेकिन ये जो तीनों ही सब्जेक्ट है, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, इसकी भी पढ़ाई आपको कराई जाएगी, लेकिन बहुत ही अच्छे ढंग से करना पड़ेगा, इसलिए कि जैसे जीएस है, जीएस क्या होता है, अनंत होता है। मान लीजिए कि जीएस में जितने भी पढ़ाया जाए, 10 में हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन, 1-2-3 क्वेश्चन नहीं भी फंस सकते एग्जाम में, इसलिए कि जीएस में कुछ भी पूछा जा सकता है। लेकिन मैथ्स और रीजनिंग जो है वो दोनों सीखने की चीज है, बनाने की चीज है। यदि आपने इसको अच्छे से सीख गया, तो एग्जाम में आप उसको आसानी से बना सकते हैं, इसलिए कि आप बनाएंगे तो उसका आंसर आएगा। जैसे मान ले कि हमने आपको दिया कि ठीक है 2+2 जोड़िए, ठीक है, 2+2 जोड़ेंगे तो आप जानते हैं कि 2+2 जोड़ेंगे तो 4 होगा, ठीक है, और आपको ऑप्शन में भी 4 मिलेगा,
तो आप 2+2 जोड़ के 4 वाला ऑप्शन आपने मार दिया। तो मतलब इससे है कि आपका मतलब जो बिल्कुल गलत होने की संभावना नहीं रहेगी, ठीक है, माइनस मार्किंग बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए मैथ्स और रीजनिंग को अच्छे से सीखने की जरूरत है। तो मैथ्स और रीजनिंग को सीखिएगा बढ़िया से, ठीक है। जितने भी टाइम हो सकता है, एग्जाम आपका 2-3 महीने के अंदर हो, तभी काफी समय है। 3 महीने में सब कुछ सिखा सकता है, मैथ्स का, रीजनिंग का, है ना। जीएस भी पढ़ा सकता है पूरा। तो इसलिए हमारा ये फोकस है कि मैथ्स, रीजनिंग और जीएस 30 में कम से कम 25 मार्क्स तो लाए लाए आप, उससे कम नहीं। 30 में 30 भी ला सकते हैं, नहीं तो 28-25 है ना, इससे कम नहीं आना चाहिए, तो आपका सिलेक्शन श्योर है। तो आगे बढ़ते हैं। तो जो आपका सिलेबस है, आपके सिलेबस में जो राजभाषा है, राजभाषा 8 मार्क्स का है। 8 मार्क्स का बहुत ही आसान सा होता है, 2-4-5 क्लास ही यदि अच्छे से कर लिया जाए, तो जो 2-4-5 क्लास में ही राजभाषा को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। और सारे क्वेश्चन इसमें आप बना लेंगे, 8 में 8 मार्क्स ला सकते हैं। इसमें राजभाषा नियम है, राजभाषा अधिनियम, ठीक है। नियम और अधिनियम को पढ़ने की जरूरत है। तो मतलब इसमें खासकर जो क ख ग क्षेत्र में बांटा गया है पूरे जितने भी भारत के सभी राज्यों को, उसके बारे में आप पकड़ बना लेंगे कि हाँ, ये राज्य क में है, ये राज्य ख में है, ये राज्य ग में है, ठीक है, वहाँ का। और उसके बाद जितने भी राजभाषा के नियम है, अधिनियम है, बहुत ही छोटा सा है, ठीक है। 3-4 क्लास ही आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। फैकल्टी भी ललिता वर्मा बहुत अच्छा क्लास पढ़ाती है, तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इसमें आप 8 मार्क्स जो है आसानी से ला सकते हैं, ठीक है। जो करेंट अफेयर्स और जीएस है, जो करेंट अफेयर्स जीएस है वो 10 मार्क्स का है। करेंट अफेयर्स जीएस जैसे कि आपका इस्टेब्लिशमेंट मैनुअल जो आपके विभाग का है, इस्टेब्लिशमेंट मैनुअल में ये दिया गया है, सीधा क्लियर कट किया गया है, क्वेश्चन विल बी एम्ड एट टेस्टिंग द कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट अराउंड हिम एंड इट्स एप्लीकेशन टू सोसाइटी। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो क्वेश्चंस ऐसे होंगे, मतलब वो देखा जाएगा कि मतलब जो कैंडिडेट है, जो सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में बैठ रहा है, मतलब उसका जो उसके पर्यावरण चारों ओर, मतलब उसके चारों ओर जो घटनाएं घटित हो रही है समाज में, देश में, ठीक है, क्या उसके प्रति वो अवेयर है या नहीं, ठीक है। मतलब जैसे कि आपका अभी प्रधानमंत्री जो है, प्रधानमंत्री किस देश की यात्रा पे गए हैं, ठीक है। G20 शिखर सम्मेलन कहाँ होने वाला है, ठीक है। मतलब जो देश में अभी जैसे रेल हादसा हो गया, वो रेल हादसा कहाँ हो गया, ठीक है। मतलब जो घटनाएं दिन प्रतिदिन घट रही, ठीक है, उसके बारे में आप कितने अवेयर हैं। मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप ऐसे ही चुपचाप घर में पड़े रहते हैं सुस्त, या आपको ये रहता है कि हाँ, हम डिपार्टमेंट के साथ साथ पूरा देश दुनिया पे भी नजर रखते हैं कि हमारे चारों ओर क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है बहुत ही जरूरी है। इसमें दिया गया ना, टू टेस्ट द नॉलेज ऑफ करेंट इवेंट्स सच मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस एज मे बी एक्सपेक्टेड टू एनी एजुकेटेड पर्सन। जो कि एक शिक्षित व्यक्ति से आशा की जाती है कि मतलब आप जो आपकी चारों ओर की घटनाएं हो रही है, आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह के इवेंट को आप जान रहे हैं या नहीं जान रहे हैं। आपका देश दूसरे देश के साथ खेल रहा है, खेल हो रहा है, तो खेल में क्या कंडीशन है इंडिया की, ठीक है, हमारा उसमें क्या योगदान है, ठीक है, हमारे यहाँ ऊर्जा के क्षेत्र में क्या काम हो रहा है, डिफेंस के क्षेत्र में क्या काम हो रहा है, ठीक है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कहाँ कहाँ विजिट कर रहे हैं, क्या क्या हमारे पूरे देश में किसके साथ हम युद्धाभ्यास कर रहे हैं, ठीक है, हमारे जो रक्षा विभाग में क्या क्या नए नए चीज उपकरण आ रहे हैं, ठीक है, जो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हमारा क्या योगदान, ठीक है, स्पोर्ट्स हो गया सारा, ये सब जितनी भी चीजें हैं ये करंट इवेंट्स में मतलब आपको आएंगे। और ये आपको जो है कार्तिका नायक जो फैकल्टी है वो पढ़ाएगी। तो लगभग आपको जो करंट अफेयर्स में कम से कम, जब एक कोई भी एग्जाम होता है कंपटीशन का, तो 1 साल का अध्ययन करना पड़ता है। कोई भी एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में यदि आप 1 साल का अध्ययन करेंगे तो उस पर पकड़ आपकी अच्छी बनी रहेगी। आप 1 साल
कम से कम आपको 1 साल का, जैसे अभी ये जुलाई चल रहा है ना, तो जुलाई से पिछले जुलाई से लेके इस जुलाई तक लगभग 1 साल का आपको अध्ययन करना पड़ेगा। तो 1 साल का अध्ययन करेंगे तो देखिए, ऐसा मत सोचिए 10 नंबर में यदि किसी का 8 आता है, किसी का 10 में 10 आ गया, किसी का 6 आता है, तो कितने फर्क है मार्क्स। तो इसलिए बहुत ही जरूरी है 1 साल का अध्ययन आप करेंगे। जो अगला टॉपिक जनरल स्टडी का हमने बताया कि जो करंट अफेयर्स और जनरल स्टडी दोनों ही मिलके आता है, दोनों ही 10 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो जो जो जनरल स्टडी है, मतलब इसमें जो आपका एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल में दिया गया है कि इसमें हिस्ट्री, इतिहास से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो इतिहास से क्वेश्चन पूछे जाएंगे हिस्ट्री से, आ, जैसे हिस्ट्री से खासकर पूछता है मॉडर्न हिस्ट्री से, है ना, उतना एंशियंट से नहीं पूछता है, जैसे पिछले एएसआई सब में पूछा एग्जाम। तो जनरल क्वेश्चन पूछते हैं, ज्यादा डीप नहीं जाना है, सिंपल क्वेश्चन, जैसे कि महात्मा गांधी के बारे में। ठीक है, महात्मा गांधी के बारे में कि महात्मा गांधी जो थे वो, मतलब उन्होंने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, वो विदेश कब गए थे, उन्होंने वकालत कहाँ से की, कब की, उसका जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, महात्मा गांधी जी का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उसका योगदान क्या थे, है ना। तो ये सब क्वेश्चन, उन्होंने क्या क्या आंदोलन चलाए, तो ये सब क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो मॉडर्न हिस्ट्री का है और नेशनल मूवमेंट का, जो राष्ट्रीय आंदोलन संबंधित है, ये सब क्वेश्चंस के बारे में हम थोड़ा हिस्ट्री में पढ़ेंगे। दूसरा जो टॉपिक है वो इंडियन आर्ट एंड कल्चर, यानी भारतीय कला एवं संस्कृति। जो भारतीय कला एवं संस्कृति, ये भी बहुत जरूरी है। जैसे आर्ट एंड कल्चर, जो हमारी कला विरासत है ना, जैसे कि इसमें बहुत सारे, जैसे बांसुरी वादक, तबला वादक, है ना, संगीत के बारे में, तो ये सब बहुत जरूरी है। जो अगला टॉपिक ज्योग्राफी से है, ज्योग्राफी सब्जेक्ट है आपका, उससे भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ज्योग्राफी से। ठीक है, ज्योग्राफी से जैसे कुछ नदियों के बारे में पूछ दिया, या दूसरा जैसे बहुत सारे अभ्यारण्य होते हैं, वन अभ्यारण्य के बारे में, ये कहाँ है, कुछ बांध के बारे में, है ना, जैसे बांध होते हैं, ये कहाँ है, या आपका इंडिया का पोजीशन, पूरा वर्ल्ड में इंडिया का पोजीशन, पोजीशन मतलब वो जो है अक्षांश देशांतर, है ना, वो कितने कितने पे है, भारत का क्षेत्रफल क्या है। ठीक है, इस तरह से जलवायु कैसी है, मतलब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इस तरह से, मतलब सिंपल जनरल क्वेश्चन, ज्यादा डीप नहीं होगा। तो ज्योग्राफी से कुछ क्वेश्चन पूछ जाएंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। संविधान तो किसी भी देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और पॉलिटी के बारे में पढ़ेंगे। जो अगला कुछ इकोनॉमी से सवाल पूछ सकते हैं, इकोनॉमी से, दूसरा स्पोर्ट्स से और साइंस से। तो ये जो जीएस और करंट अफेयर्स है, ये काफी इम्पोर्टेंट है। तो जो आपका जनरल इसमें जो करंट अफेयर्स की क्लास होगी, है ना, करंट अफेयर्स, और जो जनरल स्टडी क्लास होगी, आई थिंक जनरल स्टडी के लिए फैकल्टी ललिता वर्मा है, और जो आपका करंट अफेयर्स का है वो कार्तिका पढ़ाएंगी। आई थिंक करंट अफेयर्स में लगभग 1 साल का पढ़ना पड़ेगा, और जो जीएस का है, हिस्ट्री हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, है ना, सबका जो जो मेन जो आ सकता है एग्जाम्स में, वो सब आपको पढ़ने पड़ेंगे, ताकि वो आराम से कवर हो जाए आपका। जो इसी में जो आपका जीएस और करंट अफेयर्स है, या जो आपका प्रोफेशनल सब्जेक्ट है, प्रोफेशनल सब्जेक्ट में कंप्यूटर को भी इसमें कुछ क्वेश्चन, 1 2 3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसलिए कंप्यूटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर के बारे में भी पढ़ना जरूरी है। तो आपकी सुनीता सिंह मैम पढ़ाएगी। जो अगला, जो आपका इस्टेब्लिशमेंट मैनुअल के हिसाब से जो आपका सिलेबस है वो रीजनिंग का है। तो रीजनिंग का जो सिलेबस है वो 10 मार्क्स के हैं। तो जो इस्टेब्लिशमेंट मैनुअल में जैसा कि दिया गया है कि जो इसमें दिया गया है कि अकॉर्डिंग टू इस्टेब्लिशमेंट मैनुअल 10 क्वेश्चन विल बी ऑन जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। 10 क्वेश्चन, ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। Question on analogies, similarities and differences, spatial visualization,
स्पैटल ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, discriminating observation, relationship concept, arithmetical reasoning, verbal and figure classification, arithmetic number series, non-verbal series, coding and decoding, statement conclusion, सैलोजिस्टिक रीजनिंग एटसेट्रा। मैंने ये देखिए आपका इस्टेब्लिशमेंट मैनुअल, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, इस्टेब्लिशमेंट मैनुअल में ये सब दिया गया है कि ये सब जो है आपके सिलेबस में रहेंगे। तो इसको हमने थोड़ा-सा इसको वो किया है कि जो आपकी समझ में आए कि मैंने क्या-क्या सब्जेक्ट से जनरली पूछे जाते हैं। तो रीजनिंग में जो है वो अंग्रेजी वर्णमाला यानी इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है? ये चैप्टर है, इससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे कोडिंग एंड डिकोडिंग, कूट लेखन तथा कूट वाचन, ठीक है? जैसे सादृश्यता एनालॉगी, जैसे वर्गीकरण क्लासिफिकेशन, जैसे दिशा परीक्षण टेस्ट यानी डायरेक्शन सेंस टेस्ट, है ना? जैसे रक्त संबंध यानी रिश्तों की अवधारणा यानी ब्लड रिलेशनशिप कंसेप्ट, कैलेंडर जैसे पासा, है ना? घड़ी क्लॉक, दर्पण प्रतिबिंब यानी मिरर इमेज, जल प्रतिबिंब यानी वाटर इमेज। ये सब जो मैं बता रहा हूँ ये सब चैप्टर का नाम है। जैसे न्याय निगमन सेलोजिज्म, जैसे न्याय निगमन सेलोजिज्म है, ये लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड होता है। जैसे कथन एवं निष्कर्ष, ये भी लॉजिकल रीजनिंग है। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, जैसे कथन एवं कार्रवाई, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। तो ये सब लॉजिकल रीजनिंग लॉजिकल रीजनिंग दोनों, मतलब इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि निर्णय एवं समस्याओं का समाधान है, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। जैसे श्रृंखला परीक्षण सीरीज टेस्ट, लुप्त पदों को भरना यानी इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर। कुछ नॉन वर्बल, ये सब वर्बल रीजनिंग है। कुछ नॉन वर्बल, जैसे नॉन वर्बल में एनालॉगीज, सुसादृश्यता कहते हैं। जैसे सन्निहित आकृति यानी एम्बेडेड फिगर्स, आकृतियों को पूर्ण करना यानी कंप्लीशन ऑफ फिगर्स। जैसे कागज काटना यानी पेपर कटिंग, है ना? ज्यामितीय आकृतियों की गणना यानी काउंटिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स, वर्गीकरण एंड क्लासिफिकेशन, श्रृंखला यानी सीरीज। यानी ये जो रीजनिंग के सारे जितने टॉपिक हमने बताए ये आपको नितेश सर पढ़ाएंगे। जो नितेश सर हैं काफ़ी बहुत ही एक्सपर्ट हैं रीजनिंग में। तो ये आपको टॉपिक दर टॉपिक धीरे-धीरे एक-एक करके समझाएँगे। तो आप यदि रेगुलर क्लास करेंगे तो ये आपको आसानी से बिल्कुल ही आ जाएँगे। इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। जो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए कि मैथमेटिक्स का 10 क्वेश्चन रहेंगे और 10 मार्क्स के रहेंगे मैथमेटिक्स, ठीक है? मैथमेटिक्स में जो आपको कवर करने पड़ेंगे, इसलिए कि इसमें ईटीसी लिख दिया, एटसेट्रा लिख दिया है। एटसेट्रा का मतलब कुछ भी दे सकते हैं। तो जनरली जो जनरल कंपटीशन में या कहीं भी जो सवाल आते हैं, ठीक है? वो जैसे आपको सबसे पहले बेसिक मैथ्स के बारे में कुछ सीखना पड़ेगा। क्योंकि जनरली क्या होगा, आप लोग का 10-12 साल हो गया डिपार्टमेंट में, 10-12 साल में धीरे-धीरे हम भूल जाते हैं। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि बेसिक मैथ्स को पहले 1-2 क्लास 3 क्लास में बेसिक मैथ्स, जैसे उसका मतलब जो बेसिक मैथ्स जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, है ना? ये सब सीखना पड़ेगा बेसिक मैथ्स में, जैसे बॉडमास के नियम, ताकि आप कैलकुलेशन सही तरीके से कर सकें। जैसे टेबल आने चाहिए, कम से कम लेके 1 से लेके 20 तक टेबल टेबल बहुत ज़रूरी है। जैसे स्क्वायर रूट आनी चाहिए आपको, है ना? स्क्वायर रूट कम से कम 1 से लेके 50 तक याद होने चाहिए। जैसे क्यूब रूट 1 से 10 तक कम से कम आने चाहिए। तो ये सब बेसिक मैथ्स में आ जाते हैं। दूसरा क्या है कि एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ नंबर्स, जैसे लघुत्तम महत्तम सामर्थ्य बोलते हैं ना नंबर्स का, वो निकालने के लिए आना चाहिए। उससे बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। दूसरा क्या है, जैसे कि डेसिमल, दशमलव, दशमलव वाले डेसिमल, डेसिमल फ्रैक्शंस, डेसिमल दशमलव भिन्न से रिलेटेड क्वेश्चन। दूसरा सिंप्लीफिकेशन करने के लिए सरलीकरण, मतलब उसमें बहुत जोड़ घटाव गुणा भाग क्वेश्चन में सब दे दिया रहेगा और आपको एक क्वेश्चन दिया रहेगा, बोलेगा कि आप बनाइए। तो सिंप्लीफिकेशन के बारे में भी एक चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे आपको। जैसे स्क्वायर रूट एंड क्यूब, स्क्वायर रूट और क्यूब के बारे में, ठीक है? यानी कि वर्ग, वर्गमूल और घनमूल, इसके बारे में भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। जैसे एवरेज के बारे में, औसत, उससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं औसत के बारे में। दूसरा है प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स, मतलब जो संख्या है, संख्या संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे नंबर्स के ऊपर में, ठीक है? प्रॉब्लम्स ऑन एज, आयु संबंधी क्वेश्चंस रहेंगे, आयु के संबंध में, ठीक है? दूसरा जैसे सर्ड एंड इंडाइसेस, है ना? मतलब घातांक और करनी, ये भी पूछ सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस,
ठीक है, लाभ हानि, इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, है ना, अनुपात समानुपात बोलते हैं ना, उससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। टाइम एंड वर्क, यानी कि समय और काम, इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस, मतलब समय और दूरी, ठीक है। बोर्ड्स एंड स्ट्रीम पूछ सकते हैं, नहीं भी पूछ सकते हैं, मतलब जो इसमें पहले इंपॉर्टेंट होगा वही पढ़ाया जाएगा, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा उसको बाद में देखा जाएगा समय बचने पे। जैसे प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स, ट्रेन्स के बारे में जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उसको बताए जाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज के बारे में। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज जिसको बोलते हैं, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आ सकते हैं एग्जाम में। एरिया के बारे में, जो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल पढ़ते हैं, चाहे वो आयत का क्षेत्रफल हो, वर्ग का क्षेत्रफल हो, घन का हो, घनाभ का हो, है ना, उसके बारे में। फिर जैसे वॉल्यूम ऑफ सरफेस एरिया, यानी कि कोई भी सरफेस एरिया है, ठीक है, उसका वॉल्यूम। कैलेंडर, आई थिंक कैलेंडर से सवाल तो वो रीजनिंग में आ चुका है ना, कॉम्बिनेशन से मतलब आ सकता है कुछ कुछ क्वेश्चन। ऑड मैन आउट एंड सीरीज से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अ, जो क्लॉक्स का है वो आई थिंक हमने पहले चर्चा कर लिया है उसमें रीजनिंग में, ठीक है। जो कुछ डाटा इंटरप्रिटेशन का, मतलब डाटा संबंधी कुछ इसमें ज़्यादा भास्ट नहीं देगा, कम देगा, जैसे कि बार ग्राफ के बारे में। ये देखिए डाटा इंटरप्रिटेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो जितने भी क्राइम अभी अपने यहाँ मतलब जो आपने कभी देखा होगा कि अभी आरपीएफ में एक बना है डाटा एंड एनालिटिकल विंग। डाटा एंड एनालिटिकल विंग बना है ना, डाटा एंड एनालिटिकल विंग, जो पहले क्राइम सेल होता था उसको कर दिया है डाटा एंड एनालिटिकल विंग, ठीक है। और दूसरा सीआईबी जो क्राइम इंटेलिजेंस होता है। तो मतलब जो डाटा एंड एनालिटिकल विंग है, मतलब उसको क्या करना पड़ता है, डाटा को कलेक्ट करना पड़ता है। आपने आरएसएमएस में भी देखा होगा, मतलब जो डाटा है, मतलब वो जितने भी क्राइम की फिगर हैं वो बार ग्राफ में, पाई चार्ट में, लाइन चार्ट में, है ना, ये सब सारा रहता है। तो मतलब एक जो सब इंस्पेक्टर आप बनेंगे तो उसकी भी वर्किंग, मतलब आपको जो क्राइम का डाटा के लिए पाई चार्ट, ये चार्ट, वो चार्ट, सारा सब सिस्टम जानना पड़ेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि डाटा इंटरप्रेशन का, मतलब इसमें टेबुलेशन का है, बार ग्राफ का है, पाई चार्ट का है, लाइन ग्राफ का है ना। तो ये सब क्वेश्चन आपको सीखने पड़ेंगे। तो ये सब जितने भी चैप्टर है ये सब आई थिंक पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ये जो सारे पढ़ाएंगी ये सुनीता मैम पढ़ाएंगी। तो ये जो मैथ्स का है ये 10 मार्क्स का है, मतलब ये मत सोचिए कि आपको इतना वास्ट लग रहा है, ये वास्ट नहीं, मतलब सिलेबस ही इस तरह का है। सिलेबस ही इस तरह का है इसलिए कि सब इंस्पेक्टर के एग्जाम निकालने के लिए थोड़ा सा बी सीरियस होना पड़ेगा। यदि आप सीरियस होंगे तो आराम से हो जाएगा। जो अगला जो टॉपिक है 42 मार्क्स का, वो है लॉ एंड प्रोफेशनल सब्जेक्ट का, ठीक है। जो लॉ एंड प्रोफेशनल सब्जेक्ट का है, इसमें जैसे आपका आईपीसी है, ठीक है, इंडियन पैनल कोड, जैसे सीआरपीसी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट है ना, ये तीनों मेन है। तो ये तीनों को ही पढ़ना पड़ेगा, इससे काफी क्वेश्चंस आते हैं तीनों से। साथ में जैसे ह्यूमन राइट एक्ट है, जेजे एक्ट है, एनडीपीएस एक्ट है ना, आपका प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट है, कोटपा एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, डॉरी एक्ट है ना, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट है, द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट है ना। तो ये सब के बारे में आपको पढ़ने पड़ेंगे। आरटीआई के बारे में पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। करप्शन एक्ट के बारे में पढ़ने पड़ेंगे, एससी एसटी एक्ट के बारे में पढ़ने पड़ेंगे, मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में पढ़ने पड़ेंगे, द मेंटेनेंस एंड द वेलफेयर ऑफ पेरेंट एंड सीनियर सिटीजन एक्ट, ये सब एक्ट जितने हैं सब पढ़ने पड़ेंगे। तो इसके लिए जो आपके फैकल्टीज हैं वो सुनील पेंड्रेज जी एडवोकेट हैं अच्छे, और ये काफ़ी इसकी पकड़ है, पढ़ाते भी हैं, क्लैट वगैरह की तैयारी कराते हैं, ये क्लैट की भी तैयारी कराते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा फैकल्टी है, ये आपको पढ़ाएंगे, आई थिंक अच्छे से पढ़ाएंगे। तो ये चूंकि आपका सब्जेक्ट भी है, चाहे वो मेजर एक्ट हो, मैनर एक्ट हो, है ना, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें ज़रूरी है कि जो क्वेश्चन का पूछने का तरीका हो गया है वो थोड़ा सा अलग है ना। मतलब एक ही क्वेश्चन में चार चार क्वेश्चन दे देते हैं, मतलब चार क्वेश्चन आपको जानने पड़ेंगे तभी बनेगा। तो इसलिए इसको बहुत लोग क्या करते हैं, रट लेते हैं। तो रटने से काम नहीं चलेगा, सब इंस्पेक्टर में रटना नहीं है, हर टॉपिक को समझना है, आखिर ये क्या कहता है। बीच से क्वेश्चन आपको उठा के दे देगा, मतलब कुछ क्वेश्चन कथन कारण निष्कर्ष इस तरह से दे देंगे। तो इसलिए ये जरूरी है कि इसमें डीपली अध्ययन करें, ये जो सब्जेक्ट है डीपली अध्ययन करना पड़ेगा। अभी 3 महीने बचे हैं तो 3 महीने में हो जाएगा।
जो आपके प्रोफेशनल सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जैसे रेलवे एक्ट है ना, चाहे वो आरपीयूपी एक्ट है जो आपकी वर्किंग है, आरपीएफ एक्ट है, आरपीएफ रूल है ना, अनटुवर्ड इंसिडेंट है, एक्सप्लोजिव एक्ट है, आर्म्स एक्ट है, सर्विस कंडक्ट रूल है, डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है, क्राइम, आपका रेलवे का क्राइम है, आपकी रेलवे की वर्किंग है ना, साइकोलॉजी है, चाहे वो आईएसएस हो, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम हो, है ना, चाहे मॉडर्न गैजेट्स हो, अभी जो आपकी वर्किंग आरएसएमएस पे हो रही है, ई ऑफिस में हो रही है, बहुत तरह की एप्स आरपीएफ के द्वारा यूज की जा रही है, आरबीएमएस, आरएएमएस, है ना, उस तरह के जो एप्स यूज किए जा रहे हैं उसके बारे में, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं, जैसे टॉटिंग का ऑपरेशन अलग है ना, बच्चों के रेस्क्यू का ऑपरेशन अलग, जैसे मेरी सहेली है ना, इस तरह के जितने भी ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं उसके बारे में जानना जरूरी है। दूसरा, जितने भी सिक्योरिटी सर्कुलर जारी हो रहे हैं, है ना, सिक्योरिटी सर्कुलर, डायरेक्टिव्स, तो ये सब जितना है ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मैं इस तरह से आई थिंक, जो मैंने आपको एक नज़र में बताया कि मैथ्स पे अधिक ध्यान देना है, रीजनिंग पे ज़्यादा ध्यान देना है, जीएस पे ज़्यादा ध्यान देना है, इसलिए कि 30 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। राजभाषा 8 मार्क्स का है, 38 मार्क्स हो गया, और जो बाकी 42 मार्क्स है, 42 मार्क्स आप अपने प्रोफेशनल सब्जेक्ट से या लॉ से, है ना, यहाँ पे 4-5 फैकल्टीज आपको पढ़ाएंगे। आई थिंक इस तरह का इनिशिएट लिया गया है मैडम के द्वारा, बहुत ही अच्छा है, और आप इसको अच्छे से पढ़िए, और आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक से पढ़ के जो अगले 2-3 महीने का समय आपको मिला है उसको यूटिलाइज करके और इस साल में आप सब इंस्पेक्टर बन जाएं, यही हमारी कामना है, और धन्यवाद।